सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बच्चों यह दूसरी क्लास होगी। तो प्रश्न नंबर 60 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे पिछली क्लास में, और हम आज देखेंगे प्रश्न नंबर 61 से अकाउंटेंसी जो लेखांकन है उस टॉपिक के प्रश्न हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है और सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। थोड़ा बहुत हम इन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे जहाँ पर ज़रूरी है। तो इस अकाउंटेंसी टॉपिक में हम यहाँ पर प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और मतलब यहाँ पर सिद्धांत, अवधारणाएं और मान्यता, ये सब भी हम आज के टॉपिक में देखेंगे। अकाउंटेंसी के अंतर्गत अलग अलग छोटे छोटे जो इसके अंतर्गत टॉपिक हैं उन सभी को हम देखेंगे। यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले सहायक लेखाकार एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी हैं, जहां पर भी आप जुड़ना चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्नों को लाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। आप इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वह ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक और अगली क्लास में इंग्लिश में पढ़ लूँगा उसको, ठीक है। देखिए, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, सकल विनिवेश को अधिकतम करना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, सकल विनिवेश को अधिकतम करना, यह इस प्रश्न का राइट आंसर है। थोड़ा सा इस प्रश्न का हम और चर्चा कर लेते हैं। एक व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होता है, ठीक है, कोई भी जो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके और भी कुछ यहाँ पर एम्स होते हैं, ठीक है, कुछ और भी उसके मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? जैसे एक होता है लाभ कमाना, मतलब प्रॉफिट अपना करना, लाभ कमाना। और आप इनको याद रखिएगा, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अन्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं? नंबर 1 लाभ कमाना, नंबर 2 विक्रय को अधिकतम करना, नंबर 3 उत्तरजीविता, और एक और होता है ग्राहकों का सृजन करना, तथा एक और याद रखिएगा प्रतिष्ठा और सम्मान या ख्याति अपनी बढ़ाना, मतलब अपना नाम बढ़ाना, ठीक है, एक तरह से प्रतिष्ठा, सम्मान या अपनी ख्याति बढ़ाना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं उन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 हमारा इस तरीके से है, भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है किससे? तो भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जो निर्गमित हुआ है AS10 स्थायी संपत्तियों हेतु लेखांकन से संबंधित है। स्थायी या स्थिर जो भी कहिए, स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 है हमारा। लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अंशधारी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। ऑप्शन डी जो है, लेखांकन मानक 14 AS14 भी जिसको हम कह सकते हैं, इसके अनुसार क्या है? क्रय प्रतिफल का जो भुगतान है अंशधारी को होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो हस्तांतरी कंपनी जो होती है द्वारा, जो हस्तांतरक कंपनी जो होती है कि अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। काफ़ी बार इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि लेखांकन मानक 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी को होता है। इसके अंतर्गत हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। ये चीज़ जो मैंने आपको बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, लेखांकन प्रमाण 14 क्या है? तो लेखांकन प्रमाण 14 क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिश्रण हेतु लेखांकन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन ए
और थोड़ा सा इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, ठीक है। आप भी उससे बोर हो जाएंगे, आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ठीक है, ताकि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ये क्लासें आपको लगातार ऐसे मिलेंगी। तो देखिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। लेखांकन क्रमांक 14, लेखांकन प्रमाप 14 एकीकरण या सम्मिश्रण के लिए लेखांकन से संबंधित है, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर सम्मिश्रण हेतु लेखांकन लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन है, ये एकीकरण भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जबकि लेखांकन, अब हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं और प्रमापों की जो पूछे गए हैं, ठीक है। अब जैसे लेखांकन प्रमाप 14 है, लेखांकन प्रमाप 12 है, सरकारी अनुदानों के लेखांकन के लिए होता है। किसका? सरकारी अनुदानों के लेखांकन के लिए, ऑप्शन बी वाला हो गया। इसके बाद लेखांकन प्रमाप 13 जो होता है, ये हमारा ऑप्शन सी में आ जाएगा, विनियोग हेतु लेखांकन के लिए। इसके में क्या आ जाएगा? 13, इसमें क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब देखिए आगे है, एक और बचा हुआ है ये जो अमूर्त या अदृश्य इसको कहते हैं, संपत्ति हेतु लेखांकन, ये किसके द्वारा होता है? लेखांकन प्रमाण 26 के द्वारा। तो चारों ही ऑप्शन आपको याद रखना है, 12वां, 13वां और क्या हमारा 26वां, इन सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह इसके ऑप्शन भी हैं। देखिए थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है, आपको इसका उत्तर सोच समझ के देना है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लेखांकन की परिभाषा से उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले इसके देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है निर्वचन, तीसरा है लेखा करना और चौथा है संक्षिप्तीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इन कार्यों का सही अनुक्रम क्या है, मतलब किस तरह से सही अनुक्रम इनका किया जाता है। तो सबसे पहले तो लेखांकन जो है, अकाउंटेंसी है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वित्तीय स्वभाव के व्यापारिक सौदे का मौद्रिक रूप में लेखा करना। यह हमेशा याद रहना चाहिए आपको, वित्तीय स्वभाव के व्यापारिक सौदे का मौद्रिक रूप में लेखा करना। लेखांकन के ज़्यादातर कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो हम इनका क्रम मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्रम है लेखा करना, रिकॉर्डिंग, जिसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। उसके बाद वर्गीकरण है इनका, जिसको हम क्लासीफाइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका समराइजेशन, संक्षिप्तीकरण है, और अंत में होता है इसका क्या? हाँ, अपना निर्वचन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्रम देखें तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3, 1, 4, 2, ठीक है। क्या? लेखा करना, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और निर्वचन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66। देखिए प्रश्न यह बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए प्रश्न है लेखांकन देखिए हिंदी इंग्लिश में होने की वजह से ना थोड़ा लंबा हो जाता है प्रश्न, ठीक है। देखिए यह है प्रश्न, लेखांकन मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है का प्रयोग संशुष्ट किया गया है निम्न के लिए। तो ऑप्शन दिए हैं 4 यहाँ पर, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। अब छोटी सी चर्चा तो इसका बनता है। चलिए चर्चा क्या है यहाँ पर, तो पूरा है ही। भारतीय जो चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मापदंड के AS 6 के अंतर्गत क्या होता है? ह्रास लेखांकन का वर्णन होता है। खुद ही यहाँ पर सब कुछ दिया ही हुआ है। यह मानक किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज से में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होता है। यह मानक किसके लिए होता है AS 6 ज़्यादातर? तो यह किसके लिए होता है? यह मानक किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि यह मानक किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न नंबर 67 है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है। तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चारों ऑप्शनों को आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं टाइम कम लगेगा करके सभी ऑप्शनों को नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम कम लगे इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार के लाभ, हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेखांकन के देखिए अकाउंटेंसी के कुछ और भी अपने जो एम्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं क्या? जैसे व्यापार के लाभ हानि
तथा संपत्ति एवं दायित्वों को ज्ञात करना, यह भी एक इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, एक एक लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या लेखांकन का एक उद्देश्य और भी होता है, क्या, व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों को ज्ञात करना, ये हो गया। एक और होता है मौद्रिक लेन देनों के लेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। क्या, मौद्रिक लेन देनों के लेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। एक और होता है प्रबंधकों को नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना। क्या, प्रबंधकों को नीति निर्धारण में सहयोग अपना देना, प्रदान करना। और एक और होता है यह ज्ञात करना कि व्यापार प्रगति पर है या अवनति पर, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के यह प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 उद्देश्य बताए, इन चारों को ही आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा इस तरीके से है, हाँ, व्यवसाय की पूंजी है क्या, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो व्यवसाय की पूंजी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, एक दायित्व। व्यवसाय की पूंजी क्या है, एक दायित्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। जो पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है वह व्यवसाय का एक दायित्व है। क्या है, व्यवसाय का एक दायित्व है, क्योंकि लेखांकन क्योंकि लेखांकन या अकाउंटेंसी की पृथक अस्तित्व अवधारणा के आधार पर मालिक भी व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है। अतः उसके द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार का एक दायित्व होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मालिक भी क्या होता है, एक बाहर का व्यक्ति होता है। यह भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 69 है, पूर्वदत्त किराया डैश 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 से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है, अब हम जो प्रश्न को देख रहे हैं, ये हम इसके प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और मान्यताओं से एजम्पशंस जो इसके हैं उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। सिद्धांत, अवधारणाएं और मान्यताएं से संबंधित, तो यह उसी से संबंधित प्रश्न है। देखिए पूर्वदत्त किराया डैश 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 से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधिक व्यक्तिगत लेखा, ठीक है। ऑप्शन ई। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पूर्वदत्त किराया प्रतिनिधि क्या होता है, व्यक्तिगत खातों से संबंधित है। क्या है, पूर्वदत्त किराया निधि व्यक्तिगत खातों से संबंधित है। देखिए यहाँ पर डैश 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 की जगह पर यह आ जाएगा। खातों को सामान्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पुनः व्यक्तिगत खातों को भी हम व्यक्तिगत खातों को 3 तथा वास्तविक खातों को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये चीज़ मैं जो आपको खातों के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। खातों को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। यहीं पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा अगर पहले से पता नहीं है तो। 3 भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता तथा नाममात्र खाता। अब ये जो 3 प्रकार हैं इनको भी अन्य में डिवाइड किया गया है। जैसे व्यक्तिगत खातों को 3 प्रकार में बांटा गया है तथा वास्तविक खातों को 2 प्रकार में बांटा गया है। व्यक्तिगत खाता अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं 3 प्रकार, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, राम, श्याम, मोहन खाता आदि, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है उसमें क्या होता है, YCT लिमिटेड, BHU ईट्स, इस तरीके से, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, YCT लिमिटेड, BHU, ETC, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक में राम, श्याम, मोहन आदि का हो सकता है। अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाता YCT लिमिटेड, BHU ईट्स, इस तरह से। और तीसरा जो होता है व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, इसमें क्या होता है, पूर्वदत्त एवं अदत्त आय व्यय खाता यहाँ पर होता है। क्या, पूर्वदत्त एवं अदत्त आय व्यय खाता होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए वास्तविक खाता की अगर हम चर्चा करें तो इसके भी 2 भाग हैं, मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर हम इस प्रश्न का देख रहे तो ई हो जाएगा। हमने चर्चा करी थी, खातों को 3 भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता। व्यक्तिगत खाता को 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक को 2 भागों में। व्यक्तिगत खाता के 3 भाग कौन से, प्राकृतिक व्यक्तिगत, अप्राकृतिक और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। वास्तविक खाता के मूर्त और अमूर्त, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 70 है, अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। तो प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है, ऑप्शन ए संपत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अर्जित किंतु अप्राप्त आय संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसकी थोड़ा चर्चा करेंगे और उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, तथा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अंतिम खाते बनाने की तिथि तक व्यवसायी को जो आय प्राप्त नहीं होती, यद्यपि वह कमाई जा चुकी है, तो ऐसी आय में उपार्जित आय कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है उपार्जित आय किसे कहा जा सकता है, तो अंतिम खाते बनाने की तिथि तक व्यवसायी को जो आय प्राप्त नहीं होती, यद्यपि वह कमाई जा चुकी है, तो ऐसी आय में उपार्जित आय कहा जाता है। ऐसी आय को उपार्जित आय कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 71, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है 1, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चालू दायित्व। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, एक इसकी भी चर्चा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबी होगी, आप लोग बोर मत होइएगा, लेकिन चर्चा बहुत ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इन प्रश्नों का। ठीक है, देखिए होता क्या है, होता इस तरीके से है कि भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि चालू दायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, चालू दायित्व कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं चालू दायित्व की चर्चा कर रहा हूँ, यह हमने देखा भी कहलाता है। चालू दायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, तो चालू दायित्व के अंतर्गत कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है। वह चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले लेनदार, ठीक है, और उसके बाद होते हैं कौन से, देय पत्र, ठीक है, बिल्स पेबल जिनको हम कह सकते हैं, लेनदार पहला, देय पत्र। उसके बाद हो जाएंगे करों के लिए दायित्व, ठीक है, ठीक है, उसके बाद अदत्त व्यय, इसको भी कह सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं बैंक अधिविकर्ष, इसके बाद कह सकते हैं प्रस्तावित लाभांश। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, 6 पॉइंट, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चालू दायित्व के अंतर्गत कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है। मैंने आपको बताया लेनदार, देयपत्र, करों के लिए दायित्व, अदत्त व्यय, बैंक अधिविकर्ष और लास्ट में प्रस्तावित लाभांश। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने इस प्रश्न में। देखिए प्रश्न के जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुरंत ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी बच्चों। ठीक है, ताकि क्लास में लगातार आपकी ले पाऊँ। देखिए प्रश्न नंबर 72 इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 72 है, लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकटीकरण की परिपाटी। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रकटीकरण की परिपाटी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है ना, लेखांकन के प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत लेखांकन विवरणों में संयोगित दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में होता है, जहां पूर्ण प्रकट की प्रथा को नहीं अपनाया जाता। इसे ध्यान रखिएगा, किसको नहीं अपनाया जाता, जहां पूर्ण प्रकट की प्रथा को नहीं अपनाया जाता, वहाँ लेखांकन रखने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी रखने का उद्देश्य क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इस प्रथा के अंतर्गत लेखपाल किसी भी तथ्य को नहीं छिपाता है। क्या करता है, किसी भी तथ्य को नहीं छिपाता है। वस्तुतः पूर्ण प्रकटीकरण की लेखांकन का वस्तुतः है क्या, मतलब मूल रूप से क्या है, पूर्ण प्रकटीकरण ही लेखांकन का प्रमुख आधार होता है। ठीक है, इस प्रथा के अनुसार तथ्यों को सही रूप में और पूर्ण रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो इसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 73। मैंने जितने भी पॉइंट बोले इन्हें भी याद रख लीजिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 73 है हमारा, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। ठीक है, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है, तो ऑप्शन इसके क्या आंसर हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 73 है जो, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 73 के
तो रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन बी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कम शब्दों में। तो देखिए, रूढ़िवादी प्रथाओं का आशय किस चीज़ से होता है? उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, किंतु लाभ को नहीं शामिल किया जाता है, हानियों को शामिल किया जाता है। जैसे अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो पर किया जाता है। यह भी एक तरह की क्या है? रूढ़िवादिता ही है। ठीक है, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना, संपत्तियों को राशित मूल्य पर लेखा करना आदि। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेनदारों की कटौती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा करना लाभ को उत्पन्न करता है। किसको करता है? लाभ को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 इस तरीके से है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। मैं समय कम लगे इसलिए मैंने आपको बताया कम समय ले रहा हूँ, तो लगे तो इसलिए सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन ए बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का। क्या? स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का आधार है। क्या? चालू व्यवसाय की अवधारणा स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का आधार है। लेखापालक क्या होता है ना कि लेखापालक की यह अवधारणा हमेशा होनी चाहिए कि व्यवसाय चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यह कारण है कि जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तब अदत्त व्ययों एवं पूर्वदत्त व्ययों का भी लेखा किया जाता है। ठीक है, इसी कारण से किया जाता है क्योंकि लेखापालक यह जानता है कभी भी कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजनाएं आगे वाली अवधि में समायोजित हो जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैं इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह प्रश्न आपके लिए है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 75 है। देखिए, दो ऑप्शन तो यहीं पर हैं। देखिए, द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ही ऑप्शन है, दो ही में काम बन गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, आगे इसके ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे दो ही शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस तरह से इसके ऑप्शन है, मैं यहाँ से दिखा दूंगा आपको। तो दोहरा खाता प्रणाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब ये है क्या दोहरा लेखा प्रणाली? इस प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, मतलब इस प्रणाली को जन्म किसने दिया था? इटली के वेनिस शहर के एक थे, कौन? ल्यूकस पेसियोली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम काफ़ी बार पूछा भी जाता है बच्चों। ल्यूकस पेसियोली ने इसको किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत लेन के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यवहार के दोनों रूपों को डेबिट व क्रेडिट किया जाता है, जबकि इकहरा लेखा प्रणाली पद्धति में नगद लेन देनों को रोकड़ पुस्तक में तथा उधार लेन देनों को खाता बही में लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यह इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यह प्रणाली मुख्यतः छोटे व फुटकर व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली को अपूर्ण व अवैज्ञानिक प्रणाली माना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली अपूर्ण व अवैज्ञानिक है? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इस तरह की प्रणाली है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न है मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 76 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर प्रश्न की तरह छोटी सी इसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न का क्या है कि मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़रूर इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। आप बच्चों की काफ़ी डिमांड के बाद ही यह क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए लाई गई है, ठीक है। तो देखिए इसका हम चर्चा हर प्रश्न की तरह करेंगे, ठीक है। देखिए जो यह कॉन्सेप्ट है, जो यह अवधारणा है, इसके अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों मतलब उन्हीं फैक्ट्स, उन्हीं घटनाओं एवं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें केवल निश्चित रूप से लेखा किया जाता है, जिन्हें केवल निश्चित रूप से मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेगा। और यह अवधारणा लेखांकन के क्षेत्र में सीमित रहती है। क्या रहती है? लेखांकन के क्षेत्र में सीमित रहती है, परंतु लेखांकन को वस्तुनिष्ठता प्रदान करती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, परंतु लेखांकन को क्या करती है? वस्तुनिष्ठता प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ज़रूर, मुझे यह विश्वास है कि यह समझ में आ रहा होगा, यह क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धांत की त्रुटि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, सिद्धांत की त्रुटि। तो यह लेखांकन जो होते हैं, अकाउंटेंसी के जो रूल होते हैं एवं जो प्रिंसिपल होते हैं को पालन न करने के कारण होती है। ये वाली जो त्रुटि होती है अकाउंटेंसी के रूल एवं जो प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो न करने के कारण होती है। जबकि अन्य मानवीय सभी मानवीय गलतियां हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो लेखांकन करते समय होती हैं। अन्य क्या है? सभी मानवीय गलतियां हैं जो लेखांकन करते समय होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है हमारा। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन आपको छोटे दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन बड़ा दिख रहा होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बुक कीपिंग जो है इसका मुख्य प्रिंसिपल उद्देश्य क्या है, मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस तरीके से है बच्चों, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों एवं सही एवं पूर्ण अभिलेखों को रखना होता है। पुस्तपालन के अंतर्गत क्या होता है? पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, इसकी पोस्टिंग खाता बही में करना, इसके जो मतलब हमारा जो बुक कीपिंग होती है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है जनरल में लेखा करना, इसकी पोस्टिंग खाता बही में करना, इसके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुस्तपालन एवं लेखाकर्म रखना भारत में अनिवार्य नहीं है। इस पॉइंट को कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुस्तपालन एवं लेखाकर्म रखना भारत में अनिवार्य नहीं है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 79 है, पुस्तपालन का मुख्य कार्य क्या है? तो पुस्तपालन का मुख्य कार्य क्या है? कुछ तो यहाँ पर दिए हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा, सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य कार्य अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय समंकों का अभिलेख करना। ऑप्शन सी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक कीपिंग का जो मुख्य अपना कार्य है, ठीक है, मुख्य वर्किंग है, ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? बुक कीपिंग, इसका क्या है? वित्तीय समंकों का क्या? फाइनेंशियल डाटा जो है उसका रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। हर प्रश्न की तरह मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, वह भी आप बुक कीपिंग के अपने पास ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
तो क्या है ना, पहला कार्य तो लेन देनों के नियमानुसार क्रमबद्ध रूप में प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखना तथा उनका संबंधित खातों में वर्गीकरण करना होता है। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य जो जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये होते हैं जनरल तथा अन्य सहायक बहियों में लेख करना, खाता बही में खतौनी करना, खातों का शेष निकालना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस बात से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तपालन का मुख्य कार्य वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना होता है। इन चीज़ों से यह हमें स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 80 है। प्रश्न नंबर 80, लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता, जिसके आधार पर लेखांकन की वह अवधारणा जहाँ पे जिसके हो गए हैं, जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है क्या। तो प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैचिंग, मिलान। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको ना क्या कहते हैं, आगम व्यय मिलान अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, आगम व्यय मिलान अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसाय के शुद्ध लाभों के निर्धारण के लिए यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए जिस अवधि में आगम की प्राप्ति हुई है उस अवधि के व्ययों की भी गणना करनी होती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं बच्चों कि लागत के आगम से मिलान के लिए पहले आगम निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, और फिर आगम की प्राप्ति हेतु जो खर्च किए गए हैं उसका निर्धारण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है हमारा। प्रश्न नंबर 81 है, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है, जो मैंने बोला इसे भी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया रहता है। ठीक है, अंतिम रहतिया किस में दिया रहता है, तलपट के अंदर दिया रहता है। ठीक है, अब इसमें इस समय पर क्या रहता है, इसका आशय मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने से पहले किया जा चुका है और यह राशि क्रय की राशि में से घटाई जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकतर क्रय समायोजित की राशि तलपट में दी रहती है। क्या, इस दशा में क्या होता है, अधिकतर क्रय समायोजित की राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 82 है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आय मापी जाती है। तो आय मापी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अनुरूपता अवधारण के आधार पर मापी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न की भी छोटी सी एक चर्चा करेंगे जितनी ज़रूरत है। आय अनुरूपता की अवधारणा के आधार पर मापी जाती, ये तो हम जान गए हैं। लेखांकन या अकाउंटेंसी के लिए अनुरूपता की अवधारणा भी आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवश्यक क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब आवश्यकता है, ये इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध लाभ का निर्धारण तभी ठीक हो सकता है जब जिस अवधि के लिए व्ययों को लेना चाहिए। आय की गणना सही करने के लिए अनुरूपता आवश्यक है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए लेखपाल अदत्त व्ययों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, अदत्त व्ययों को जोड़ते हैं एवं पूर्वदत्त व्ययों को घटाते हैं। ठीक इसी तरह अर्जित आय जोड़ी जाती है और अनर्जित आय घटाई जाती है। इससे एक लेखांकन अवधि का शुद्ध लाभ ज्ञात करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 83 है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय के में अंतरित करता है। ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूढ़िवादिता की अवधारणा पर। ठीक है,
तो क्या होगा ना, जैसे हम इसकी अगर छोटी सी चर्चा करें प्रश्न की, एक व्यापारी बच्चों अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, तो ऐसा वह रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर करता है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम इसे देखें तो सामान्य शब्दों में रूढ़िवादी प्रथाओं का आशय उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है, किंतु लाभ के लिए नहीं। इस चीज़ को मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि सामान्य शब्दों में रूढ़िवादी प्रथाओं का आशय उन प्रथाओं से है जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है, किंतु लाभ के लिए नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 है हमारा। देखिए, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, हमने पहले भी चर्चा करी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो होता क्या है ना, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों को लेखा करने की दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। लेखांकन की यह अवधारणा है कि प्रत्येक सौदा दो खातों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि अकाउंटेंसी की दोहरा प्रणाली का जन्म हुआ। ठीक है, इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। व्यवसाय के सभी सौदे क्या होते हैं? इस अवधारणा के आधार पर ही लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पूंजी प्लस ऋण बराबर क्या होता है? संपत्तियाँ होता है। ठीक है, पूंजी प्लस दायित्व बराबर भी क्या होता है? संपत्तियाँ। पूंजी प्लस ऋण बराबर संपत्तियाँ, पूंजी प्लस दायित्व बराबर भी संपत्तियाँ होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप जानते ही हैं जल्दी ही एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए क्लासों में। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो, अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 85 है, लेखा मानक AS3 संबंधित है किससे? तो लेखा मानक AS3 इज रिलेटेड टू किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, किससे? रोकड़ प्रवाह विवरण से। तो ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, तो लेखांकन प्रमाप AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, भारत में लेखांकन प्रमाप ASB क्या? ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, जारी करता है। ठीक है, भारत में लेखांकन प्रमाप ASB की कौन करता है? जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, जारी करता है। यह ICAI के अधीन है, ICAI के अधीन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व की इक्विटी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी जानते हैं। लेखांकन समीकरण लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, जहां लेखांकन प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण में आर्थिक चिट्टे के दोनों पक्ष अर्थात दायित्व तथा संपत्ति पक्ष की गणना की जाती है। ठीक है, तथा दोनों ही पक्षों का योग क्या होता है? हमेशा समान आता है। अतः लेखांकन समीकरण क्या हो जाएगा? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87। उपार्जन की अवधारणा संबंधित है किससे? तो उपार्जन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगम से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपार्जन की अवधारणा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए रेवेन्यू आगमन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। उपार्जन अवधारणा आगमों से संबंधित है, ये तो हमने जान लिया। उपार्जन अवधारणा लेखांकन की सबसे बुनियादी सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है? अर्जित, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें अर्जित करने के दौरान राजस्व को रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, न कि तब जब वह प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे ही खर्च भी तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वह खर्च किए गए हों, न कि भुगतान किए गए हों बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बोर मत होइएगा बच्चों, थोड़ा सा चर्चा में समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैं इनकी बार बार चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए
प्रश्न नंबर 88 है, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, तो आप समझिएगा। प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1977 में हुआ था। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना हुई थी। इसे IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, IASB 21 अप्रैल 1977 को हमारे देश में प्रमुख लेखा निकाय के रूप में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने लेखा मानक बोर्ड ASB की स्थापना की, जो हमारे देश में प्रचलित विभिन्न लेखा नीतियों और विधाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को आता होगा, यह भी मुझे पता है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अपनी तैयारी रखिए, शाबाश। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 89 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 89 क्या है, देखिए डैश 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 के लिए व्यापारिक छूट की अनुमति होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? डैश 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 के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है, क्या? बड़ी मात्रा में क्या में उत्पाद खरीदने के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। व्यापारिक छूट व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। जब व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाना होता है तो वह व्यापारिक छूट का सहारा लेता है। अतः व्यापारिक छूट बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने पर प्रदान की जाती है। जैसे आप एक उत्पाद खरीदे तो कुल मूल्य देना होगा, पर यदि आप उसी उत्पाद की 10 इकाइयाँ खरीदे तो कम मूल्य भुगतान करना होगा। ऐसे में जो कम मूल्य चुकाया गया यही व्यापारिक छूट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 या सूची 1, लिस्ट 2 या सूची 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? AS16, AS38, यहाँ पर दूसरी तरफ इनकम टैक्स और पट्टा लेखांकन या आयकर, और अगला देख लेते हैं इसके, ये हैं 2। ठीक है, AS17 और अमूर्त परिसंपत्तियाँ, AS12 क्या हो जाएगा? संपत्ति, संयंत्र और उपकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है? देखिए वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा कमेंट, इसके जो वो हैं अपना निर्देश। ठीक है, या जो इसका ऑप्शन एक बार पुनः दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैं थोड़ा ऊपर करके आपको इसको दिखा देता हूँ, ऑप्शन बी। ठीक है, ये वेरी गुड। तो अब देखिए होता क्या है ना, मैं चर्चा अगर इनकी करूं तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को फिर से चलते हैं। वैसे तो हमने देख लिया है एक बार। ठीक है, तो एक ये लेखांकन जो प्रमाप है AS16, ठीक है, यह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित है। AS38 किससे है? कभी भी ध्यान रखिएगा, अमूर्त किससे? अमूर्त परिसंपत्तियों से। मैंने पहले भी आपको बताया था। AS17 पट्टा लेखांकन से, AS12 आयकर से। तो आपको ये सभी जितने भी हैं कंप्लीट याद होने चाहिए बच्चों। तो बच्चों प्रश्न तो काफ़ी सारे हैं। अभी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, प्रश्न काफ़ी सारे हैं, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिली तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिल पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।